नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज SOSS, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स हिस्ट्री BAHIH, कोर्सेज CC, सेमेस्टर I BHIC 101। भारत का इतिहास I खंड, एक प्राचीन भारतीय इतिहास का पुनर्निर्माण। 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जानेंगे कि किसी देश के इतिहास के अध्ययन में उसकी भौतिक विशेषताओं की समझ क्यों आवश्यक है। हम इतिहास के छात्रों के रूप में भौतिक विशेषताओं को कैसे देखते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न प्रकार के स्रोत क्या हैं तथा साहित्यिक स्रोतों के उपयोग से जुड़ी समस्याएं क्या हैं। 1.1 प्रस्तावना। बिना भूगोल के इतिहास प्रायः अधूरा रहता है और अपने एक प्रमुख तत्व से वंचित हो जाता है, यानी भूभाग, भूमंडल की अवधारणा के अभाव में इतिहास अपने लक्ष्य से भटक सकता है। यही कारण है कि इतिहास को मानव जाति के इतिहास और पर्यावरण के इतिहास दोनों ही रूपों में देखा जाता है। इन दोनों को अलग करना कठिन है। मानव इतिहास और पर्यावरण का इतिहास दोनों ही परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मनुष्यों और प्रकृति के बीच पारस्परिक आदान प्रदान बहुत समय पहले शुरू हुआ, जहां प्रत्येक ने दूसरे को प्रभावित किया। भारतीय उपमहाद्वीप में रेगिस्तान से लेकर उच्च वर्षा के क्षेत्रों और विशाल ये भाग EHI 02 खंड 1 से लिया गया है। इकाई के इस भाग को डॉक्टर शुचि दयाल, सलाहकार, इतिहास विभाग, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ, इग्नू द्वारा लिखा गया है। जलोढ़ मैदानी इलाकों से लेकर ऊंचे पहाड़ों और चट्टानी पठार भूमियों तक विविध परिस्थितियां हैं। पर्यावरण का अर्थ है विशेष रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले भौतिक परिवेश और परिस्थितियां। वर्तमान अंग्रेजी का संक्षिप्त शब्दकोश, 8वां संस्करण, 1990। मिट्टी, वर्षा, वनस्पति, जलवायु और पर्यावरण मानव समाज के विकास पर काफी प्रभाव डालते हैं। इस इकाई के बाद का हिस्सा विभिन्न प्रकार के स्रोतों का परिचय देता है जो इतिहासकार अतीत के पुनर्निर्माण के लिए उपयोग करते हैं। 3 मुख्य प्रकार के स्रोत हैं: साहित्यिक, पुरातात्विक और विदेशी वृत्तांत। 1.2 भौगोलिक क्षेत्र। भौतिक विशेषताओं का वर्णन करने के पीछे मुख्य उद्देश्य आपको भारत के विभिन्न हिस्सों की स्थलाकृति में दिखाई देने वाली भिन्नताओं से परिचित कराना है। किसी भी क्षेत्र के भौतिक भूगोल और उसके बसावट के प्रतिरूपों सेटलमेंट पैटर्न्स के बीच एक गहरा रिश्ता है। भू-आकृतिक लक्षणों के आधार पर उपमहाद्वीप को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1. हिमालय के पर्वतीय प्रदेश। 2. सिंधु गंगा के मैदान। 3. प्रायद्वीपीय भारत। यह माना जाता है कि हिमालय पर्वत पृथ्वी की सबसे अंतर्भव पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की पर्वतीय श्रृंखलाओं के अपक्षय और भूमि कटाव के कारण जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी निरंतर बहकर भारी मात्रा में मैदानी क्षेत्रों में आती है। हिमालय की बर्फ के पिघलते रहने से सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन 3 बड़ी नदियों में निरंतर जल प्रवाह बना रहता है। सिंधु के मैदानों में भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, जबकि गंगा के मैदानों में पहली सहस्राब्दी BCE से नगरीय जीवन, राज्य, समाज और साम्राज्य संबंधी ढांचे का पोषण और विकास हुआ। उत्तर के मैदानों और प्रायद्वीपीय भारत को एक विशाल मध्यवर्ती क्षेत्र, जिसे मध्य भारत कहा जा सकता है, अलग करता है। यह मध्यवर्ती क्षेत्र गुजरात से लेकर पश्चिमी उड़ीसा तक लगभग 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियां सिंधु के मैदानों को प्रायद्वीप से अलग करती हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में विंध्याचल और सतपुड़ा की पर्वत श्रेणियां और छोटा नागपुर का पठार है जो बिहार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों तक फैला है। मध्यवर्ती क्षेत्र या मध्य भारत के दक्षिणी सिरे पर वह भू रचना शुरू होती है जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। इसमें 4 प्रमुख नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। इन नदियों के कारण इस पठारी क्षेत्र में जलोढ़ मैदान बने और इन मैदानों तथा नदियों के दहानों,
डेल्टाज में मूल आवास क्षेत्रों का विकास हुआ। यहाँ दीर्घकाल तक सांस्कृतिक विकास की धारा प्रवाहित हुई जो प्राचीन काल से प्रारंभ होकर मध्य काल से होते हुए आधुनिक काल तक निरंतर बहती रही। मध्य भारत में बहने वाली नर्मदा और ताप्ती नदियों का प्रवाह पश्चिम की ओर है। पर्वतीय मध्य भारत में लंबी दूरी तय करने के बाद ये नदियाँ गुजरात के अरब सागर में गिरती हैं। उपमहाद्वीप के इस भाग की प्रमुख विशेषता दक्कन का पठार है। यह उत्तर में विंध्य पर्वत श्रेणियों से लेकर कर्नाटक की दक्षिणी सीमाओं तक फैला हुआ है। महाराष्ट्र तथा मध्य भारत के भूभागों में काली मिट्टी विशेष रूप से उपजाऊ है क्योंकि इसमें नमी बनी रहती है और इस जमीन को स्वहलित भूमि यानी ऐसी भूमि माना जाता है जिसमें जुताई की आवश्यकता नहीं होती। ये भूमि कपास, ज्वार, मूंगफली और तिलहन की अच्छी फसल देती है। पश्चिम और मध्य भारत में प्रारंभिक कृषि संस्कृतियां, ताम्रपाषाण संस्कृति, इसी क्षेत्र में उदित हुई। 1.2.1 विशिष्ट प्रमुख भौगोलिक इकाइयां। अभी तक हमने मोटे तौर पर भौगोलिक विभाजनों की विशेषताओं का सामान्य आधार पर विवेचन किया है। अब हम उन विशिष्ट प्रमुख भौगोलिक इकाइयों को लेंगे जो आमतौर पर भाषा पर आधारित विभाजनों को पुष्ट करती है और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उनकी प्राकृतिक विशेषताओं की चर्चा करेंगे। हिमालय और पश्चिमी सीमा प्रदेश। हिमालय पर्वतों को 3 प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है: पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय और मानचित्र। भारत के प्राकृतिक क्षेत्र विवरण के लिए स्क्रीन देखें। पूर्वी हिमालय पर्वत श्रृंखला ब्रह्मपुत्र के पूर्व में उत्तर दक्षिण दिशा में असम से लेकर दक्षिण चीन तक फैली हुई है। हालांकि पूर्वी हिमालय पर्वतमाला के बीच से गुजरने वाले मार्ग दुर्गम हैं। फिर भी प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक कालों में दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण चीन से सांस्कृतिक प्रभावों का आना नहीं रुका। मध्यवर्ती हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं जो भूटान से चित्राल तक फैली हुई हैं, तिब्बत के विशाल पठार की सीमा पर स्थित हैं। भारत और तिब्बत के बीच व्यापार तथा अन्य प्रकार के संबंध इसी सीमा प्रदेश के माध्यम से बने रहे। संकरी हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला हिमालय से दक्षिण पश्चिम की ओर गांधार प्रदेश को घेरती हुई अफगानिस्तान में दूर तक फैली है। भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से पश्चिमी अफगानिस्तान का गहरा संबंध पूर्वी ईरान से है, लेकिन दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान सांस्कृतिक रूप से नवपाषाण काल से ही भारतीय उपमहाद्वीप के निकट रहा है। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। मानचित्र भारत का संरचनात्मक रेखाचित्र। खैबर दर्रा और अन्य दरें तथा काबुल नदी इस क्षेत्र को सिंधु के मैदानों से जोड़ते हैं। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि अफगानिस्तान के इस भाग में स्थित शोरतुगई हड़प्पा की सभ्यता का एक प्रमुख व्यापारिक बाह्य केंद्र था। काबुल और कंधार जैसे प्राचीन नगर ईरान और भारत के बीच व्यापार मार्गों पर स्थित थे। वे सभी प्रमुख मार्ग जो अफगानिस्तान से होकर भारत के मैदानों को ईरान और मध्य एशिया से जोड़ते हैं, गोमला, बोलन और खैबर दरों से होकर जाते हैं। ऐतिहासिक कालों अथवा उससे भी पहले से व्यापारी, हमलावर और विविध सांस्कृतिक प्रभाव इन सभी प्रमुख मार्गों से होकर भारत आते रहे। यूनानी, शक, कुषाण, हूण आदि इन्हीं मार्गों से भारत आए। बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति के अन्य प्रभाव अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक इन्हीं दरों से होकर पहुँचे। इस तरह ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र रहे हैं। मानचित्र भारत के वर्षा क्षेत्र विवरण के लिए स्क्रीन देखें। सिंधु के मैदान। इन दरों से निकलने वाले ये मार्ग सिंधु के उपजाऊ मैदानों की तरफ ले जाते हैं। इस मैदानी क्षेत्र को 2 भागों में बांटा जा सकता है: पंजाब और सिंध। मानचित्र भारत के वनों के प्रकार विवरण के लिए स्क्रीन देखें। पंजाब इस समय भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजित का शाब्दिक अर्थ है 5 नदियों की भूमि। ये हैं रावी, ब्यास, चेनाब, झेलम और सतलुज। विस्तृत जलोढ़ मैदान के बीच में बहने वाली सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों ने इस क्षेत्र को उपमहाद्वीप का बहुधान्य प्रदेश बना दिया है। पंजाब विभिन्न संस्कृतियों का मिलन स्थल और उनके परस्पर एकीकृत होने का स्थान रहा है। सिंधु घाटी का निचला क्षेत्र और दहाता मिलकर सिंध प्रदेश का निर्माण करते हैं।
सिंध प्रदेश सिंधु नदी का प्रदेश है और बड़ी मात्रा में चावल और गेहूं उत्पन्न करता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सिंधु मैदान में 3वीं सहस्त्राब्दी BCE के उत्तरार्ध व 2वीं सहस्त्राब्दी BCE के पूर्वार्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की पहली नगरीय संस्कृति पनपी। इनके दो प्रमुख नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो क्रमशः पंजाब, पाकिस्तान और सिंध में स्थित हैं। गांगेय उत्तरी भारत। गंगा के मैदानी क्षेत्र को 3 उप क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। ऊपरी क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और निचला क्षेत्र। पश्चिम और मध्य उत्तर प्रदेश के ऊपरी मैदानी क्षेत्र में अधिकांश दोआब का इलाका शामिल है। ये संघर्ष और सांस्कृतिक संश्लेषण का क्षेत्र रहा है। हड़प्पा संस्कृति के इस क्षेत्र तक फैले होने के बहुतायत में साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं। यह क्षेत्र चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का केंद्र भी था और उत्तर वैदिक काल में हलचल भरी गतिविधियों का केंद्र था। प्रयागराज, प्राचीन प्रयाग, दोआब की सीमा पर गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित है। गांगेय मैदान का मध्य क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक फैला हुआ है। यह वही क्षेत्र है जहां प्राचीन कोसल, काशी और मगध स्थित थे। यह क्षेत्र 6वीं शताब्दी BCE से ही नगरीय जीवन, मौद्रिक अर्थव्यवस्था और व्यापार का केंद्र रहा है। इस प्रदेश ने मौर्य साम्राज्य के विस्तार को आधार प्रदान किया और यह भूप्रदेश राजनीतिक दृष्टि से गुप्त काल 5वीं शताब्दी CE तक महत्वपूर्ण बना रहा। गंगा के मैदानों का ऊपरी और मध्य क्षेत्र भौगोलिक रूप से उत्तर में हिमालय पर्वत श्रेणियों और दक्षिण में मध्य भारत की पर्वत श्रृंखलाओं से सीमाबद्ध होता है। मैदान का निचला क्षेत्र बंगाल प्रांत तक फैला हुआ है। बंगाल का विस्तृत मैदान गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ यानी कछारी मिट्टी से निर्मित हुआ है। अन्य वृहद बसावट वाले क्षेत्रों की तुलना में गंगा का मैदान अनेक घनी बस्तियों वाला क्षेत्र रहा है। जनसंख्या घनत्व भी यहाँ अपेक्षाकृत अधिक रहा है। पहली सहस्त्राब्दी BCE से ही यह क्षेत्र भारतीय सभ्यता का मुख्य केंद्र रहा है। अति प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक इस प्रदेश की यही स्थिति बनी हुई है। बंगाल के मैदान से लगी हुई ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित दूर तक फैली असम घाटी है। ये 600 किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। सांस्कृतिक रूप से असम बंगाल के निकट है, लेकिन ऐतिहासिक विकास की दृष्टि से यह प्रदेश उड़ीसा की तरह देर से विकास प्रक्रिया में आने वाला प्रदेश है। पूर्वी, पश्चिमी और मध्य भारत। मध्य भारत एक पूरी तरह से भिन्न प्रकार का क्षेत्र है और उसमें कोई भी ऐसा विशेष स्थान नहीं है जिसे केंद्र स्थान मानकर बात की जा सके। अरावली पर्वत श्रृंखला के पूर्व में राजस्थान राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग मालवा उपक्षेत्र का एक अंग है। इस प्रदेश की मिट्टी उपजाऊ है, इसलिए यहाँ सिंचाई के अभाव के बावजूद अच्छी फसलें हो जाती हैं। इस प्रदेश में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियां काफ़ी संख्या में फैली हुई हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति को देखते हुए प्रतीत होता है कि यह प्रदेश हड़प्पा कालीन समुदायों और मध्य भारत तथा उत्तरी दक्कन के दूसरे ताम्रपाषाण युगीन समुदायों के बीच पुल के रूप में रहा होगा। मध्य भारत आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों के नाम से जाना जाता है। मध्य भारतीय क्षेत्र, जिसमें विशेष रूप से दक्षिण बिहार, पश्चिम उड़ीसा और पूर्वी मध्य प्रदेश आते हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। इस प्रदेश के आदिवासी निकटवर्ती क्षेत्रों के सांस्कृतिक प्रभाव में आकर प्रारंभिक ऐतिहासिक कालों से, या कहें कि गुप्त काल से ही, भारतीय समाज के प्रमुख जाति कृषक आधार वाले ढांचे से जुड़ते रहे। गुजरात मध्य भारत क्षेत्र के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। ये प्रदेश 3 प्राकृतिक भागों में बंटा हुआ है: सौराष्ट्र, अनर्थ, उत्तरी गुजरात और लाट, दक्षिण गुजरात। गुजरात का मध्यवर्ती प्रायद्वीप काठियावाड़ कहलाता है। इस प्रदेश का एक और प्राकृतिक भाग कच्छ के रण का निचला इलाका है। मानसून के दिनों में कच्छ का रण दलदलीय क्षेत्र में बदल जाता है। हालांकि गुजरात एक अलग थलग क्षेत्र प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ये हड़प्पा कालीन समय से ही निरंतर प्राचीन बस्तियों का क्षेत्र रहा है। अपनी संरक्षित स्थिति और लंबी तटरेखा के कारण गुजरात 4000 वर्षों से अधिक समय से तटीय, समुद्र तटीय और विदेशी व्यापार का केंद्र रहा है।
मध्य भारत पर्वत श्रृंखलाओं के पूर्वी छोर पर गंगा के दहाने के दक्षिण पश्चिम में उड़ीसा के तटवर्ती मैदान हैं। समृद्ध कृषि आधार वाला उपजाऊ तटवर्ती मैदान मानव गतिविधि का स्थल और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का केंद्र रहा है। उड़ीसा ने अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान देर से पहली शताब्दी सीई में बनाई। प्रायद्वीपीय भारत की सीमाएं इसको घेरने वाले तटवर्ती मैदानों और दक्कन के पठार से निर्धारित होती है। दक्कन का पठार 4 प्रमुख भागों में बंटा हुआ है। ये भाग महाराष्ट्र, आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक राज्यों में पड़ते हैं। दक्षिण पश्चिम आंध्र के प्रारंभिक नवपाषाण युगीन लोगों ने अनुकूल व्यवहार नीति के रूप में पशु चारण को अपनाया, तो दक्कन ताम्रपाषाण युगीन मानव समुदायों ने कृषि को अपना उद्यम बनाया। सुदूर दक्षिण में विस्तृत पूर्वी तटवर्ती मैदान और इससे जुड़े भीतरी प्रदेश तमिलनाडु में आते हैं। कावेरी का मैदान और इसका दहाना इस क्षेत्र का अधिकेंद्र है। इस क्षेत्र की नदियां मौसमी हैं, इसलिए यहाँ के किसान पल्लव चोल कालों से ही सिंचाई के लिए तालाबों पर निर्भर रहते आए हैं। इन पारिस्थितिक विविधताओं का उल्लेख, जिनके कारण विविध वैकल्पिक जीवन शैलियाँ अस्तित्व में आईं, इस भूमि के प्राचीनतम साहित्य यानी संगम साहित्य में प्राप्त होता है। पश्चिमी तटवर्ती मैदान भी सुदूर दक्षिण में मालाबार यानी आज के केरल राज्य तक फैला हुआ है। केरल में धान तथा अन्य फसलों के अलावा काली मिर्च तथा अन्य मसालों का उत्पादन भी होता है। पश्चिम के साथ केरल इन मसालों का व्यापार उत्तर मौर्य काल से ही करता आया है। भूमि से अपेक्षाकृत अलग थलग केरल राज्य समुद्र की ओर से पूरी तरह से खुला हुआ है। यह एक रोचक सत्य है कि भारत में ईसाई प्रभाव और बाद में मुस्लिम प्रभाव समुद्र के माध्यम से ही आया। 1.3 ऐतिहासिक क्षेत्रों के उदय की असमान प्रक्रियाएं। ये याद रखना चाहिए कि इतिहास में क्षेत्रों के उद्भव की प्रक्रियाएं असमान रही हैं। अनेक क्षेत्रों में सांस्कृतिक विकास की असमान प्रक्रिया तथा ऐतिहासिक शक्तियों का असमान विन्यास भूगोल से अत्यधिक प्रभावित रहा। क्षेत्रों के असामान्य विकास को ऐतिहासिक स्थितियों द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए 3वीं सहस्त्राब्दी बीसीई के उत्तरार्ध में गुजरात में मध्य पाषाण युगीन संस्कृति मौजूद थी, जबकि इसी समय दक्कनी क्षेत्रों में नवपाषाण युगीन पशुपालक काफ़ी संख्या में मौजूद थे। ध्यान देने योग्य तथ्य ये है कि अन्य क्षेत्रों की इन संस्कृतियों के युग में ही हड़प्पा जैसी विकसित सभ्यता विद्यमान थी। फलतः विकास के विभिन्न चरणों में क्षेत्रों एवं संस्कृतियों के एक दूसरे से प्रभावित होने के प्रमाण मिले हैं। ये प्रक्रिया भारतीय इतिहास के हर दौर में दिखाई देती है। दूसरे शब्दों में, जहाँ एक ओर सिंधु एवं सरस्वती के क्षेत्रों में घुमक्कड़ लोग 3वीं सहस्राब्दी बीसीई में बसने लगे थे, वहीं दूसरी ओर दक्कन, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं गुजरात में बड़े पैमाने पर खेतिहार समुदाय बुनियादी रूप से लौह युग में गठित हुए, जो कि प्रथम सहस्त्राब्दी बीसीई का उत्तरार्ध अनुमानित किया जा सकता है। हालांकि उत्तर में गांगेय क्षेत्र बहुत पहले से ही बसावट का केंद्र रहा। वहीं बीच के काफी क्षेत्र अथवा मध्य भारत की जंगली पहाड़ियां कभी भी पूरी तरह नहीं बसी और आदिम युगीन अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों में आदिवासियों को शेष मानव समाज से अलग रहने का अवसर देती रहीं। इस उपमहाद्वीप में सभ्यता तथा पारंपरिक सामाजिक संगठन के रूप में अधिक जटिल संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न कालों में पहुंची तथा अपेक्षाकृत अधिक विकसित भौतिक संस्कृति का क्षेत्रीय प्रसार काफी आसान रहा। 1.4 क्षेत्रों की प्रकृति। क्षेत्रों को वर्गीकृत करने का एक और तरीका उन्हें स्थायी केंद्रीय क्षेत्रों, अपेक्षाकृत अलग थलग क्षेत्रों तथा अलग थलग क्षेत्रों के संदर्भ में हो सकता है। आइए हम इस तरह के वर्गीकरण की योग्यता देखें। भारतीय इतिहास में काफी पहले ही कुछ क्षेत्र शक्ति के चिरस्थायी केंद्र बन गए थे। इन क्षेत्रों में निरंतर शक्तिशाली राज्य बने रहे। इसके विपरीत कुछ क्षेत्र इतने शक्तिशाली नहीं थे। स्थायी केंद्रीय क्षेत्र गंगा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी जैसी मुख्य नदी घाटियों के क्षेत्र हैं और इन क्षेत्रों में मानवीय बस्तियां अधिकतर संख्या में पाई जाती रही हैं। संसाधनों की उपलब्धता तथा व्यापार एवं संचार के अभिसरण ने इन क्षेत्रों के महत्व को और भी बढ़ा दिया है।
तर्कसंगत ही है कि ये क्षेत्र महत्वपूर्ण शक्ति केंद्रों के रूप में उभरे, किंतु ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि किसी का महत्वपूर्ण केंद्र होना इस बात पर निर्भर करता है कि ऐतिहासिक कारण उस क्षेत्र पर किस प्रकार अभिसारित होते हैं। मध्य भारत के अपेक्षाकृत अलग थलग क्षेत्र, जैसे भीलों का देश, बस्तर एवं राजमहल की पहाड़ियां, बस्तियों की संरचना, कृषिगत इतिहास, सामाजिक संगठन तथा राज्य प्रणाली की दृष्टि से केंद्रीय क्षेत्रों से भिन्न थे। अतः इतिहास को भौगोलिक नियतवाद के अर्थ में देखा नहीं जा सकता है। अगर हम हड़प्पा सभ्यता को देखें तो हम पाते हैं कि पर्यावरण और सामाजिक व्यवस्था के बीच सक्रिय संपर्क था, जिसके कारण पारिस्थितिक पतन हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली शहरी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, उत्तर पश्चिमी भाग में एक बहुत विस्तृत क्षेत्र में विकसित हुई। पुरातात्विक साक्ष्य इस समय के दौरान हल का व्यापक उपयोग दर्शाते हैं। उन्होंने गेहूं, जौ, पश्चिम एशियाई मूल की मसूर की फसलों के साथ चावल और दालों जैसी स्वदेशी वर्षा ऋतु की फसलें उगाना शुरू कर दिया था। इस प्रकार उत्पादित कृषि अधिशेष ने कई शहरों के उदय को संभव बनाया। अधिशेष ने सामग्री के प्रसंस्करण और विनिमय को बढ़ावा देने के साथ साथ व्यापार और कारीगर गतिविधियों को बढ़ावा दिया। छोटे पैमाने पर वस्तु विनिमय के बनिस्पत लंबी दूरी के आदान प्रदान ने अभिलेखों के रखरखाव को जरूरी बनाया और सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय इतिहास में साक्षरता का पहला सबूत बन गई। इस सभ्यता के शहरी केंद्रों के धीरे धीरे कमजोर पड़ने और गायब होने के लिए कई संभावित कारणों को जिम्मेदार ठहराया गया है। सरस्वती नदी का सूखना, सिंधु नदी में बाढ़, पुरावनस्पति विज्ञान के अनुसार जलवायु परिवर्तन, सिंचाई के कारण प्राकृतिक वनस्पति आवरण का ह्रास होना, इनमें से कुछ या सब ने मिलकर सिंधु सभ्यता का पतन किया। विद्वान इस सभ्यता के पतन के मुख्य कारणों में से एक कारण पारिस्थितिक असंतुलन को महत्व दे रहे हैं। एक लंबे समय से निरंतर मानव और पशु उपयोग द्वारा परिदृश्य बिगड़ गया। निर्वाह आधार के घटने से सभ्यता की पूरी अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। ये शहरी योजना और लोगों के जीवन स्तर में क्रमिक गिरावट से परिलक्षित होता है। धीरे धीरे हड़प्पा वासी प्रमुख क्षेत्रों से बेहतर निर्वाह की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में चले गए। 1.5 प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत इतिहास लेखन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इनके आधार पर हम अपने अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतीत का कोई भी अवशेष स्रोत के उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमारे पास विभिन्न स्रोत हैं। मोटे तौर पर उन्हें 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है: साहित्यिक, पुरातात्विक, विदेशी वृत्तांत। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत वैदिक, बौद्ध और जैन साहित्य, महाकाव्य, पुराण, संगम साहित्य, प्राचीन जीवनियाँ, कविता और नाटक शामिल किए जा सकते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत हम पुरातात्विक अन्वेषणों और उत्खनन के परिणामस्वरूप प्राप्त होने वाले पुरालेखों, मुद्राओं और स्थापत्य पुरातात्विक अवशेषों पर विचार कर सकते हैं। भारतीय इतिहास में लिखित अभिलेखों की प्रधानता है। हालांकि मंदिर के अवशेष, सिक्के, घर के अवशेष, खंभों के गड्ढे, पोस्ट होल्स, मिट्टी के बर्तन, कोष्ठागार आदि के रूप में पुरावशेष भी साक्ष्यों की एक महत्वपूर्ण श्रेणी का गठन करते हैं। भारतीय इतिहास के तीनों काल, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक के लिए पुरातात्विक साक्ष्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। पुरातात्विक साक्ष्य उन अवधियों के लिए अपरिहार्य हैं जिनके पास कोई लेखन नहीं था। उदाहरण के लिए, भारतीय इतिहास का प्रागैतिहासिक और आद्य ऐतिहासिक काल। स्रोतों को प्राथमिक और द्वितीयक के रूप में भी विभाजित किया जा सकता है। पृथ्वी से बरामद सभी पुरातात्विक अवशेष या मंदिरों से प्राप्त अभिलेख और लिखित दस्तावेजों के रूप में तालपत्र, ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियाँ, खंभों, चट्टानों, तांबे की तश्तरियों, मृदमांडों आदि पर जो शिलालेख हैं वे प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। इतिहासकारों द्वारा इनका उपयोग लेखों, किताबों या लिखित इतिहास के किसी भी रूप को लिखने के लिए किया जाता है जो बाद के शोधकर्ताओं द्वारा उपयोग किए जाते हैं और इसलिए ये द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। लिखित प्राथमिक स्रोत 2 प्रकार के होते हैं: पांडुलिपियों, शिलालेख। प्रकाशित सामग्री।
प्राचीन ग्रंथों के लिखे जाने के पीछे क्या प्रयोजन था और वे किन श्रोतागण के लिए लिखे गए थे, इन सब का सावधानी से अध्ययन होना चाहिए। जब कोई ऐतिहासिक जानकारी के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन कर रहा हो तब कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उपिंदर सिंह ने कहा है कि यदि एक विशेष अवधि में एक ग्रंथ की रचना की गई है तो ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इसका उपयोग कम समस्यापूर्ण है। हालांकि यदि इसकी रचना लंबे समय तक चलती है तो उसका काल निर्धारण करना अधिक जटिल हो जाता है। उदाहरण के लिए महाकाव्यों में महाभारत को एक विशिष्ट समय के ग्रंथ के रूप में देखना बहुत मुश्किल है। ऐसे मामलों में इतिहासकार को विभिन्न कालानुक्रमिक परतों का विश्लेषण करना पड़ता है और गंभीर रूप से विभिन्न परिवर्धनों और प्रक्षेपों को देखना होता है। किसी ग्रंथ की भाषा, शैली और सामग्री का विश्लेषण करना आवश्यक है। रामायण और महाभारत दोनों महाकाव्यों के महत्वपूर्ण संस्करण बनाए गए हैं, जहां इन ग्रंथों की विभिन्न पांडुलिपियों का विश्लेषण किया गया और उनके मूल को पहचानने का प्रयास किया गया है। इस तरह के उपक्रमों ने इतिहासकारों की काफी मदद की है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अध्ययन करते समय कुछ प्रश्नों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, उनकी रचना क्यों और किसके लिए की गई? उनका सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ क्या था? एक ग्रंथ एक आदर्श का प्रतिनिधित्व कर सकता है और उस समय जो हो रहा था उसका सटीक विवरण शायद नहीं हो सकता। एक साहित्यिक कृति कई भारतीय धार्मिक ग्रंथों की तरह मिथकों से भरपूर हो सकती है, जो ऐतिहासिक जानकारी का स्रोत हो सकती है, परंतु उसका सावधानी के साथ अध्ययन किया जाना चाहिए। 1.5.1 साहित्यिक स्रोत। अधिकांश प्रारंभिक भारतीय साहित्य धर्म, ब्रह्मांड विज्ञान, जादू, अनुष्ठान, प्रार्थनाओं और पौराणिक कथाओं से भरा हुआ है, इसलिए इन ग्रंथों के साथ काल निर्धारण से जुड़ी समस्याएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी रचना और संकलन की अवधि में एक व्यापक अंतर होता है। वे ईश्वर मीमांसा जैसे विषय से संबंध रखते हैं, इसलिए उन्हें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से समझना मुश्किल है। वेद, उपनिषद, ब्राह्मण साहित्य, सूत्र, पुराण आदि मोटे तौर पर धार्मिक विषयों से संबंधित हैं। हालांकि इन सीमाओं के बावजूद ऐसे ग्रंथों को अतीत को समझने के लिए फलदायी रूप से इस्तेमाल किया गया है। अब हम भारतीय इतिहास के स्रोतों के रूप में प्राचीन भारतीय साहित्य की इन विभिन्न श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। वेद। भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पहला साहित्य वैदिक साहित्य है। वेद शब्द संस्कृत मूल के वेद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जानना। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद मौखिक साहित्य में उत्कृष्ट हैं। उन्हें पारंपरिक रूप से श्रुति यानी सुना या प्रकट ग्रंथों के रूप में माना जाता है। वैदिक साहित्य 3 रूप से वर्गीकृत है। क संहिता या संग्रह, अर्थात भजनों, प्रार्थनाओं, विसंगतियों, द्वंद्ववाद, बलिदान के सूत्र और वाद विवाद। निम्नलिखित 4 वैदिक संहिताएं हमें ज्ञात हैं। ऋग्वेद संहिता ऋग्वेद का संग्रह। ये प्रशंसा, ऋक् के गीतों का ज्ञान है। अथर्ववेद संहिता अर्थववेद का संग्रह अथवा जादुई सूत्रों का ज्ञान, अथर्वण। सामवेद संहिता सामवेद का संग्रह, अर्थात गीतों या धुनों, समने का ज्ञान। यजुर्वेद संहिता यजुर्वेद का संग्रह पूजा अनुष्ठानों के लिए यज्ञीय सूत्रों, यजु का संकलन है। ख ब्राह्मण ये विस्तृत गद्य ग्रंथ हैं जिनमें धार्मिक विषय होते हैं, विशेष रूप से बलिदान पर टिप्पणियां और बलिदान संस्कार व समारोहों का व्यवहारिक या रहस्यमयी महत्व। ग आरण्यक, वन ग्रंथ और उपनिषद, गुप्त सिद्धांत। इनमें भगवान, संसार, मानव जाति इत्यादि पर वन तपस्वियों व सन्यासियों के मतों और कथनों का विवरण है। इनमें प्राचीनतम दर्शन शास्त्र का अच्छा खासा समावेश है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को ईश्वर द्वारा प्रकट किया गया माना जाता है और इसलिए इसे पवित्र माना जाता है। कालक्रम में ये 1000 वर्षों तक फैला है, कुछ हिस्से पहले की अवधि और कुछ बाद की अवधि के हैं। ऋग्वेद भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है। इसमें 10 पुस्तकें अथवा मंडल हैं। ऋग्वेद की पुस्तकें 2 सबसे प्राचीन हैं और इन्हें पारिवारिक पुस्तकें भी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक को ऋषियों के एक विशेष परिवार द्वारा परंपरा के अनुसार रचित किया गया।
जब हम प्रारंभिक वैदिक साहित्य का उल्लेख करते हैं तो हम अनिवार्य रूप से ऋग्वेद की पुस्तकों 2-7 का उल्लेख करते हैं। माना जाता है कि 1500-1000 BCE में इसकी रचना की गई थी। उत्तर वैदिक साहित्य में ऋग्वेद की पुस्तकें I8, I-X और X शामिल हैं। इनके साथ शामिल हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। ये लगभग 1000-500 BCE के बीच रचे गए थे। हालांकि अधिकांश वैदिक साहित्य में गीत, प्रार्थना, धर्मशास्त्रीय और धार्मिक मामले शामिल हैं, लेकिन इनका उपयोग इतिहासकारों ने राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक सामग्री को इकट्ठा करने के लिए किया है। ऋग्वेद में एक पशुपालन, पूर्व वर्ग समाज से उत्तर वैदिक काल के कृषक, वर्गीकृत जाति समाज की ओर संक्रमण व राजनीतिक क्षेत्रों के निर्माण जैसी प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त हुई है। ग्रंथों की एक श्रेणी और है सूत्र। यह वैदिक साहित्य के बाद का हिस्सा है। इन्हें सुने, श्रुति ग्रंथों के बजाय संस्मरण अथवा स्मृति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये महान ऋषियों द्वारा रचे गए थे, हालांकि ये अपने आप में आधिकारिक माने जाते हैं। सूत्र ग्रंथ लगभग 600-300 BCE कर्मकांड पर आधारित हैं। इसमें शामिल है श्रौत सूत्र, इनमें महान बलिदानों को संपन्न करने के नियम हैं। गृह्य सूत्र, इनमें दैनिक जीवन के सरल समारोहों और बलिदानों के लिए दिशा निर्देश शामिल हैं। धर्म सूत्र, ये आध्यात्मिक और गैर धार्मिक कानून के निर्देशों की पुस्तकें हैं। ये सबसे पुरानी कानून पुस्तकें हैं। सूत्रोत्तर ग्रंथ स्मृति ग्रंथ है जो मनुस्मृति, नारद स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति हैं। ये लगभग 200 BCE और 900 CE के बीच रचे गए थे। ये विभिन्न वर्णों के साथ साथ राजाओं और उनके अधिकारियों के कर्तव्यों के बारे में उल्लेख करते हैं। इसमें शादी और संपत्ति के लिए नियम तय किए गए हैं। इसमें चोरी, हमला, हत्या, व्यभिचार आदि के लिए व्यक्तियों को दंड का भी विधान है। प्रारंभिक भारत में मौखिक और लिखित परंपरा। प्रारंभिक भारतीय इतिहास का एक बड़ा हिस्सा मौखिक परंपरा से संबंधित है। वेदों को पारंपरिक रूप से श्रुति यानी सुना या प्रकट ग्रंथों के रूप में माना जाता है। कहा जाता है कि ये शब्द भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रथम मनुष्य के कान में कहे गए थे। उन्हें स्मरण किया जाता था और इस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंप दिया गया। लौतिका वरदराजन के अनुसार पवित्र ग्रंथों के संस्मरण की प्रक्रिया ने कर्मकांडों को बिगड़ने व भ्रष्ट होने से रोक दिया। ये संभव नहीं होता यदि ये लिखित शब्द के माध्यम से प्रेषित होते। ज्ञान पवित्र और संकृत था और केवल योग्य छात्र को प्रेषित किया जाना था। भारत में शहरीकरण के उदय के साथ साक्षरता का आगमन जुड़ा हुआ है। व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि के साथ लिपि का प्रयोग आरंभ हुआ। प्रतिज्ञा पत्र, ऋण पत्र, उत्पादित वस्तुओं और आदान प्रदान के लेखे जोखे और यहाँ तक कि सूदखोरी का उल्लेख प्रचुर मात्रा में मिलता है। शिलालेख साक्षरता की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति थी। अशोक के शिलालेखों में 3वीं शताब्दी BCE में ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया गया था, जो ब्राह्मी के उपयोग का सबसे पहला प्रमाण है। रोमिला थापर टिप्पणी करती हैं कि भारतीय संस्कृति के बारे में जो सच है वह ये था कि मौखिक और लिखित परंपराएं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुई थी। मौखिक परंपरा पर लिखित परंपरा थोपी नहीं गई थी, इस प्रकार इसे एक गैर विशेषता बनने से रोका जा सका। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, यह अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण कानूनी ग्रंथ है। इसको 15 पुस्तकों में विभाजित किया गया है, जिनमें से पुस्तकें 2 और 3 को आरंभिक माना जा सकता है और लगता है कि यह अलग अलग हाथों की कृतियां हैं। CE की आरंभिक शताब्दियों में इसे अंतिम रूप दिया गया। हालांकि शुरुआती भाग मौर्य काल की स्थिति और समाज को दर्शाते हैं। ये प्रारंभिक भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए समृद्ध सामग्री प्रदान करता है। महाकाव्य, 2 महान महाकाव्य रामायण और महाभारत लगभग 500 BCE 500 CE को भी एक ऐतिहासिक स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। वे इतिहास इस प्रकार से या आख्यान के रूप में जाने जाते हैं।
व्यास लिखित महाभारत पुराना है और संभवतः लगभग 10वीं-4वीं शताब्दी BCE की स्थिति को दर्शाता है। इसकी मुख्य कथा जो कौरव पांडव संघर्ष है, उत्तर वैदिक काल से संबंधित हो सकती है। इसका वर्णनात्मक भाग वैदिकोत्तर काल का हो सकता है और उपदेशात्मक अंश आमतौर पर मौर्य और गुप्त काल से संबंधित है। R.S. शर्मा 2005। यह माना जाता है कि इनमें लगातार प्रक्षेप बने हैं। चूंकि दोनों महाकाव्यों में कुछ भाग बाद में जोड़े गए, इसलिए इतिहासकारों को इस सामग्री की पाठन क्रिया में सावधानी बरतनी चाहिए और उनकी विभिन्न कालानुक्रमिक परतों को ध्यान में रखना चाहिए। वाल्मीकि की रामायण महाभारत की तुलना में अधिक एकीकृत प्रतीत होती है। दोनों महाकाव्यों में वर्णित कुछ स्थलों की खुदाई की गई है। अयोध्या की खुदाई से उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड की अवधि तक बस्तियों का पता चला है। हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र, पानीपत, बागपत, मथुरा, तिलपत और बैराट में खुदाई की गई है और ये स्थल चित्रित धूसर मृदभांड अवधि के समय के हैं। दोनों महाकाव्यों में धार्मिक संप्रदायों के बारे में जानकारी है, जिन्हें हिंदू धर्म की मुख्यधारा, सामाजिक प्रथाओं और तात्कालिक समय के दर्शन में एकीकृत किया गया। पुराण व्यास द्वारा लिखित हिंदू ग्रंथों की एक श्रेणी है। 18 महापुराण और कई उपपुराण पुराणों के पूरक या परिशिष्ट हैं। प्रमुख पुराणों का संकलन 400 CE तक पूरा हो गया था। उनकी विश्वव्यापी सामग्री इंगित करती है कि ये विभिन्न विषयों को शामिल करते हैं और विभिन्न हाथों द्वारा रचित है। निम्नलिखित 5 शाखाओं को पुराणों के विषय वस्तु के रूप में माना जाता है। सर्ग, विश्व के निर्माण। प्रतिसर्ग, ब्रह्मांड का पुनः निर्माण। मंचित्र, विभिन्न मानवों का काल, मनु का काल। वंश, देवताओं, राजाओं और संतों की वंशावली सूची और वंशानुचरित, शाही राजवंशों का वृतांत, कुछ चुने हुए पात्रों की जीवन कथाएं। प्रमुख पुराणों जैसे वायु, ब्रह्मांड, ब्रह्मा, हरिवंश, मत्स्य, विष्णु में जरूरी जानकारी है जिसे इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को समझने के लिए इस्तेमाल किया है। पुराणों में प्राचीन भारत के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उपयोगी जानकारी है। वे राजवंशों के राजनीतिक इतिहास और वंशावली पर प्रकाश डालते हैं। हालांकि वह कालीयुग के बाद की वंशावली है जो ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। प्राचीन राजवंशों पर पुराणों में बहुत कुछ है, जैसे हर्यंक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग, कण्व और आंध्र। कुछ राजाओं के नाम के अंत में नाग शब्द प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ है जो उत्तर व मध्य भारत पर राज कर रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि हम किसी अन्य स्रोत से इन राजाओं के बारे में नहीं जानते हैं। पुराणों में गुप्त राजाओं के साथ वंश सूची समाप्त होती है। ये दर्शाता है कि पुराणों को लगभग 4वीं-6वीं शताब्दी CE के दौरान संकलित किया गया। हालांकि कुछ ऐसे हैं जो बाद में रचे गए, जैसे कि भागवत पुराण लगभग 10वीं शताब्दी और स्कंद पुराण लगभग 14वीं शताब्दी। पुराण नदियों, झीलों, पहाड़ों आदि पर भौगोलिक जानकारी प्रदान करने के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए वे प्राचीन भारत के ऐतिहासिक भूगोल के पुनर्निर्माण के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा वे हिंदू धर्म के 3 प्रमुख संप्रदायों वैष्णववाद, शैववाद और शक्तिवाद के बारे में जानकारी का एक अच्छे स्रोत हैं। विभिन्न प्रक्रियाओं जैसे विभिन्न पंथ प्रमुख धार्मिक परंपराओं के भीतर कैसे एकीकृत हो गए और गणपति, कृष्ण, ब्रह्मा, कार्तिकेय आदि जैसे छोटे पंथ कैसे उभरे, ये भी उनसे जाना जा सकता है। इन पंथों को ब्राह्मणों ने अपने सामाजिक और धार्मिक मूल्यों का प्रसार हेतु वाहन के रूप में प्रयोग किया। संगम साहित्य। सबसे शुरुआती तमिल ग्रंथ संगम साहित्य लगभग 400 BCE 200 CE के बीच संकलित किए गए। यह उन कवियों का संकलन है जिन्होंने 3 से 4 शताब्दियों की अवधि में छोटी और लंबी कविताओं की रचना की, जो प्रमुखों और राजाओं द्वारा संरचित हैं। इनका संग्रह गोष्ठियों में हुआ जिन्हें संगम कहा जाता था और इसमें उत्पादित साहित्य को संगम साहित्य कहा जाने लगा। 3 संगम साहित्यिक सम्मेलन हुए। पहला और अंतिम सम्मेलन मदुरै में, दूसरा सम्मेलन कपाटपुरम में हुआ था।
हालांकि इन समारोहों की ऐतिहासिकता के बारे में कुछ संदेह है, इसलिए कुछ विद्वान संगम साहित्य उपिंदर सिंह 2008 के बजाय प्रारंभिक शास्त्रीय तमिल साहित्य शब्द का उपयोग करना पसंद करते हैं। कविताओं में लगभग 30,000 पंक्तियां प्रेम और युद्ध के विषयों पर हैं। वे प्राचीन काल के भाटों के गीतों पर आधारित थे और संकलित होने से पहले लंबे समय तक मौखिक रूप से प्रसारित हुए हैं। वे धार्मिक साहित्य के रूप में संकलित नहीं थे। इनके कवि शिक्षकों, व्यापारियों, बढ़ई, सुनार, लोहार, सैनिक, मंत्री और राजा आदि सभी वर्गों से थे। लेखकों के विविध विषयों के कारण वे अपने समय के लोगों के रोजमर्रा के जीवन की जानकारी की खान हैं। वे उच्चतम गुणवत्ता के साहित्य का प्रतिनिधि करते हैं। उपिंदर सिंह 2008 कई कविताओं में एक राजा या नायक का नाम आता है और उसके सैन्य कारनामों का विस्तार से वर्णन मिलता है। उनके द्वारा भाटों और योद्धाओं को दिए गए उपहारों का वर्णन मिलता है। ऐसा भी हो सकता है शाही दरबार में इन कविताओं का गान किया गया हो। इसलिए यह संभव है कि राजाओं के नाम वास्तविक ऐतिहासिक आंकड़ों का उल्लेख करते हैं। चोल राजाओं का उल्लेख दाता के रूप में किया गया है। संगम साहित्य में कावेरीपट्टनम जैसे कई समृद्ध शहरों का उल्लेख है। वे अपने जहाजों में आने वाले यवनों, सोने के लिए काली मिर्च खरीदने और स्थानीय लोगों को शराब और महिला दासों की आपूर्ति करने की बात करते हैं। R.S. शर्मा 2005 व्यापार पर संगम साहित्य द्वारा उत्पादित जानकारी की पुरातत्व और विदेशियों के वृत्तांत द्वारा पुष्टि की गई है। जीवन वृत्तांत, कविता और नाटक। प्रारंभिक भारत नाटक और कविता की कई कृतियों का भंडार है। इतिहासकारों ने उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न किया है जिस समय उनकी रचना की गई थी। सबसे पहले संस्कृत के कवियों और नाटककारों में अश्वघोष और भास शामिल हैं। अश्वघोष ने बुद्धचरित, सारपुत्र कृष्ण और सौंदरानंद को लिखा। भास एक नाटककार थे और उन्होंने पंचरात्र, दत्वाक्य, बालचरित और स्वप्न वासवदत्ता लिखा। महान संस्कृत लेखक कवि कालिदास लगभग 4वीं-5वीं शताब्दी CE ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम जैसे काव्य कृतियों को लिखा। वे गुप्त वंश के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। मालविकाग्निमित्रम पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल की घटनाओं पर आधारित है। शुंग वंश मौर्यों के बाद था। तत्पश्चात ऐतिहासिक विषयों पर प्राचीन नाटक हैं। उल्लेख विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस लगभग 7वीं-8वीं शताब्दी CE का किया जा सकता है। यह नाटक इस बात पर आधारित है कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य की ओर से नंदों के मंत्री राक्षस पर कैसे विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। उनके अन्य नाटक देवी चंद्रगुप्तम गुप्त राजा रामगुप्त के शासनकाल की एक घटना पर केंद्रित है। कथा साहित्य में पंचतंत्र लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी CE और कथा सरितसागर, कहानियों का महासागर शामिल हैं। वे लोकप्रिय लोक कथाओं के संग्रह हैं। प्रसिद्ध राजाओं की जीवनियां साहित्य का एक दिलचस्प हिस्सा हैं। इन्हें दरबारी कवियों और लेखकों ने अपने शाही संरक्षकों की प्रशंसा में लिखा था। बाणभट्ट का हर्षचरित लगभग 7वीं शताब्दी CE पुष्यभूति राजवंश के हर्षवर्धन के बारे में प्रशस्तिपरक शब्दों में बात करता है। ये भारत में सबसे पुरानी संरक्षित जीवनी है। बाण के अनुसार यह एक अध्याय का है। यह इतिहास परंपरा से संबंधित ग्रंथों की एक शैली है। ये राजा के बारे में बहुत कुछ बताता है लेकिन साथ ही सिंहासन के लिए संघर्षरत होने का संकेत देता है। बिल्हण का विक्रमांकदेव चरित लगभग 12वीं सदी बाद के चालुक्य राजा विक्रमादित्य V के बारे में है और उनकी जीत का वर्णन करता है। बौद्ध और जैन साहित्य। प्रारंभिक भारत के गैर ब्राह्मणवादी और गैर संस्कृत स्रोतों में बौद्ध और जैन साहित्य एक महत्वपूर्ण श्रेणी है। ये क्रमशः पाली और प्राकृत भाषाओं में लिखा गया था। बुद्ध की मृत्यु के बाद रचित पाली ग्रंथ त्रिपिटक 3 टोकरी हमें बुद्ध और 16 महाजनपदों के समय के भारत के बारे में बताते हैं। त्रिपिटक पाली में बौद्ध विहित साहित्य और उनकी टिप्पणियों के लिए दिया जाने वाला सामान्य नाम है।
त्रिपिटक पाली, जापानी, चीनी और तिब्बती संस्करणों में जीवित हैं। उनमें 3 किताबें शामिल हैं: सुत्ता पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत्ता पिटक में कहानियों, कविताओं और संवाद के रूप में विभिन्न सिद्धांतों पर बुद्ध के प्रवचन शामिल हैं। विनय पिटक भिक्षुओं के लिए 227 नियमों और विनियमों के बारे में है। इसमें बुद्ध द्वारा प्रत्येक नियम की स्थापना के बारे में स्पष्टीकरण शामिल हैं। इसमें उनके जीवन, घटनाओं और बौद्ध धर्म की कहानी के बारे में जानकारी शामिल है। ये 386 BCE में लिखा गया था। अभिधम पिटक शाब्दिक रूप से उच्च धम्मा में थेरवाद के अनुसार बौद्ध दर्शन से संबंधित विषय हैं और इसमें सूचियाँ, सारांश और प्रश्न शामिल हैं। सुत्ता पिटक में 5 निकाय शामिल हैं, जिनमें से खुद्दक निकाय प्रवचनों का एक संग्रह है। इसमें थेरगाथा, थेरीगाथा और जातक शामिल हैं, जो एक इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। जातक में लगभग 550 से अधिक कहानियां देव, मनुष्य, पशु, परी, आत्मा या एक पौराणिक चरित्र के रूप में बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में हैं। कई कहानियों और रूपांकनों को पूर्व बौद्ध और गैर बौद्ध मौखिक परंपराओं से लिया गया था। उनकी लोकप्रियता के कारण वे भारहुत, सांची, नागार्जुनाकोंडा और अमरावती में मूर्तिकला में चिन्हित है। वे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे बौद्ध धर्म और लोकप्रिय बौद्ध धर्म के इतिहास की एक झलक प्रदान करते हैं। थेरगाथा ज्येष्ठ बौद्ध भिक्षुओं की कविताएं और थेरीगाथा ज्येष्ठ बौद्ध भिक्षुणियों की कविताएं कविता का एक संग्रह है, जिसे छंद के रूप में बौद्ध भिक्षुओं के शुरुआती सदस्यों ने सुनाए थे। थेरीगाथा भारत की पहली संरक्षित कविता संग्रह है जिसे महिलाओं द्वारा रचा गया है। इसलिए यह न केवल बौद्ध धर्म के लिए बल्कि लिंग अध्ययन के लिए भी महत्वपूर्ण है। थेरीगाथा की गाथाएं इस दृष्टिकोण का पुरजोर समर्थन करती हैं कि महिलाएं आध्यात्मिक प्राप्ति के मामले में पुरुषों के बराबर हैं। गैर विहित बौद्ध साहित्य में प्रथम शताब्दी BCE, प्रथम शताब्दी CE के आसपास मिलिंद के प्रश्न शामिल हैं। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनेंडर और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच संवाद शामिल है। सिंघली इतिहास, महावंश, महान इतिहास और दीपवंश, द्वीप का इतिहास, बुद्ध के ज्ञानोदय के समय से 3वीं शताब्दी BCE तक भारत में और 4वीं शताब्दी CE तक श्रीलंका में विभिन्न पहलुओं पर जानकारी देते हैं। जैन साहित्य में ग्रंथों की एक अन्य महत्वपूर्ण श्रेणी का गठन किया गया है जो प्राकृत का एक रूप अर्धमगधी में है। इसमें ऐसी जानकारी है जो प्राचीन भारत के विभिन्न क्षेत्रों के इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करती है। दिगंबरों का साहित्य जैन शौरसेनी में है, जबकि श्वेतांबर साहित्य अर्धमगधी की 2 उपभाषाओं में है। महावीर द्वारा शिष्यों को दिए गए उपदेश पहली बार 14 पूर्वी में संकलित किए गए। स्थूलभद्र ने 4वीं शताब्दी BCE में पाटलिपुत्र में एक महान परिषद का गठन किया और 12 अंगों में जैन साहित्य का पुनर्निर्माण किया। बाद में लगभग 5वीं शताब्दी CE में वल्लभी में हुए एक परिषद में मौजूदा ग्रंथों को औपचारिक रूप दिया गया और उन्हें लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकरण, 6 छेद सूत्र, 2 सूत्र और 4 मूल सूत्र। ये आचार संहिता विभिन्न किंवदंतियों, जैन सिद्धांतों और तत्वमीमांसा के बारे में बताते हैं। दिगंबरों का मानना है कि अधिकांश मूल पूर्व खो गए हैं, इसलिए वे श्वेतांबर द्वारा स्वीकार किए गए शास्त्रों को स्वीकार नहीं करते हैं। वे महान आचार्यों द्वारा लिखित धर्मग्रंथों का उपयोग करते हैं जो महावीर की मूल शिक्षाओं पर आधारित हैं। जैन धर्म के इतिहास और सिद्धांत की जानकारी के लिए हम जैन साहित्य का उपयोग कर सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी पंथ के सिद्धांत, जैन संघ में रहने वाले संतों की जीवन गाथा और जैन भिक्षुओं के जीवन के बारे में जान सकते हैं। ऊपर दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि ज्यादातर प्राचीन भारतीय साहित्य धार्मिक है। इसलिए कुछ विद्वानों ने दावा किया है कि प्राचीन भारतीयों के पास इतिहास की भावना ही नहीं थी। शुरुआती पश्चिमी विद्वानों को कालक्रम, साक्ष्य, एक साफ सुधरी कथा और भारतीय ग्रंथों में तारीखों की तलाश थी।
इसके बजाय उन्हें जो मिला वो दंतकथाएं, अनुष्ठान, प्रार्थना आदि थे। हालांकि भारत की ऐतिहासिक परंपराओं के हालिया शोध ने ये स्पष्ट किया है कि विभिन्न समाज अलग अलग तरीकों से ऐतिहासिक चेतना को एकीकृत करते हैं। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं। इतिहासकार रोमिला थापर एक ऐसी ही परंपरा का जिक्र करती है जिसे इतिहास पुराण परंपरा कहा जाता है। वो नोट करती है कि कुछ समाज विशेष रूप से अपने अतीत को अभिलिखित करते हैं। ऐसा ही एक रूप चेतना का एक अंतर्निहित रूप है जिसे ग्रंथों से बाहर निकालना पड़ता है। इनमें मूल मिथक, प्राचीन वंश समूहों के नायकों या वंशावली की प्रशंसा में रचनाएं शामिल है। कुछ अन्य ग्रंथों में इतिहास का अधिक बाह्य रूप है, जैसे शासकों की जीवनी जिसे एक पहचानने योग्य रूप में लिखा गया है। 1.5.2 पुरातत्व के द्वारा अतीत को समझने के लिए भौतिक सामग्री का अध्ययन किया जाता है। इसका इतिहास से घनिष्ठ संबंध है। मूर्तियाँ, मिट्टी के बर्तनों, हड्डियों के टुकड़े, घर के अवशेष, मंदिर के अवशेष, अनाज, सिक्के, मुहरे, शिलालेख आदि वे अवशेष हैं जो पुरातत्व विज्ञान की विषय वस्तु के रूप में हमारे सामने हैं। ये पुरातात्विक साक्ष्य है जिससे हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने में सक्षम हैं। भारत में भी पुरातत्व के आधार पर आद्य ऐतिहासिक काल का पुनर्निर्माण किया गया है। हालांकि हम पुरातत्व की उपयोगिता को केवल इन अवधियों तक सीमित नहीं कर सकते हैं। यह उन अवधियों के लिए भी महत्वपूर्ण है जिनके लिखित प्रमाण हैं और जो इतिहास के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए, इंडो ग्रीक के इतिहास को सिक्कों के आधार पर ही समझा गया है। मौर्य आहत सिक्कों का भंडार, सीएनजी सिक्के, स्रोत, विकिमीडिया कॉमन्स। उत्खनन और अन्वेषण जैसे पुरातात्विक तरीके महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये व्यापार, राज्य, अर्थव्यवस्था, सामाजिक पहलुओं, धर्म और इस तरह के सांसारिक पहलुओं पर महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान करते हैं, जैसे कि लोग कैसे रहते, खाते और कपड़े पहनते थे। उत्खनन से पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, लौह युग, महापाषाण और कई अन्य संस्कृतियों पर भारी मात्रा में दत्त सामग्री प्राप्त होती है। चूंकि हड़प्पा लिपि अभी भी पाटलिपुत्र में कुम्हरार से उत्खनन द्वारा अनावृत स्तंभित कक्ष के खंडहर। स्रोत, पाटलिपुत्र में 1912-13 का ASIEC द्वारा पुरातात्विक उत्खनन। स्रोत, विकिमीडिया कॉमन्स। विवरण के लिए स्क्रीन देखें। अनिर्धारित है, इसलिए इस अवधि की जानकारी पूरी तरह से पुरातत्व से प्राप्त की गई है। ये हमें उत्पत्ति, प्रसार, अधिवास के प्रतिरूप, शहरीकरण, व्यापार, राजनीति, अर्थव्यवस्था, कृषि, शिकार, फसलों, कृषि उपकरणों, प्रौद्योगिकी, मनकों, मुहरों, अग्निवेदियों, धर्म और इस सभ्यता के हास के बारे में बताता है। सिक्के उत्खनन में या मुद्रा भंडार के रूप में पाए जाते हैं। सिक्कों के अध्ययन को मुद्राशास्त्र कहा जाता है। सिक्का एक धातु मुद्रा है और इसका एक निश्चित आकार और वजन मानक है। इस पर जारी करने वाले प्राधिकरण की मुहर भी मिल सकती है। उस सतह पर जहां संदेश लिखा जाता है उसे अग्रभाग और विपरीत पक्ष को उल्टा भाग, रिवर्स, कहा जाता है। प्रारंभिक भारतीय इतिहास में दूसरा शहरीकरण लगभग 6वीं शताब्दी BCE पहला उदाहरण है जहां हमें सिक्के के साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों प्रमाण मिलते हैं। ये राज्यों के उदय, कस्बों और शहरों के विकास और कृषि और व्यापार के प्रसार का समय था। प्रारंभिक भारत में सिक्के तांबे, चांदी, सोने और सीसे से बनते थे। पकी मिट्टी के बने सिक्कों के सांचे, जो कुषाण काल, पहली 3 शताब्दियों CE से संबंधित हैं, सैकड़ों में पाए गए हैं। वे इस समय के समृद्ध वाणिज्य को दर्शाते हैं। प्रमुख राजवंशों से संबंधित अधिकांश सिक्कों को सूचीबद्ध और प्रकाशित किया गया है। उपमहाद्वीप में सबसे पुराने सिक्के आहत सिक्के हैं। ये ज्यादातर चांदी के और कभी-कभी तांबे के होते हैं। मगध साम्राज्य के विस्तार के साथ मगध के आहत सिक्कों को प्रतिस्थापित किया गया जो अन्य राज्यों द्वारा जारी किए गए थे। हालांकि सबसे पुराने सिक्कों में केवल चिन्ह थे जो बाद में राजाओं, देवताओं के साथ उनकी तिथियों और नामों का भी उल्लेख करते थे। उदाहरण के लिए, पश्चिमी क्षत्रप के सिक्कों पर शक काल की तिथियां मिलती हैं।
सिक्कों के प्रचलन ने हमें कई सत्तारूढ़ राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण करने में सक्षम बनाया है। सिक्के राजनीतिक संगठन पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। मिसाल के तौर पर यौधेय और मालव के सिक्के गण की विरासत को आगे ले जाते हैं, जो हमें उनके गैर राजतंत्रीय स्वरूप के बारे में बताता है। दक्कन के सातवाहन सिक्कों पर एक जहाज की छवि समुद्री व्यापार के महत्व समुद्री व्यापार की गवाही देती है। मौर्योत्तर काल में सिक्के सीसा, पोटिन, तांबा, कांस्य, चांदी और सोने के बने थे। इन्हें बड़ी तादाद में जारी किया गया, जिससे हमें उस काल के दौरान व्यापार की बढ़ती मात्रा की जानकारी मिलती है। गुप्त राजाओं ने भी कई सोने के सिक्के जारी किए। इन्हें दिनार के रूप में जाना जाता है। ये बहुत कुशलता से बनाए गए हैं और ठप्पे द्वारा निर्मित है। राजगद्दी पर बैठे राजाओं की विभिन्न मुद्राओं को दर्शाया गया है। राजाओं को शेर या गैंडे का शिकार करते, धनुष या युद्ध कुल्हाड़ी पकड़ते, संगीत वाद्य बजाते या अश्वमेध यज्ञ करते जैसी गतिविधियों के साथ दर्शाया गया है। समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त के सिक्के पर उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्कों की संख्याओं और शुद्धता में गिरावट आ गई थी। ये तथ्य आर.एस. शर्मा की सामंतवाद पर आधारित अत्यधिक विवादास्पद धारणा का आधार बनी है। उनके अनुसार सिक्कों में खोट और कौड़ियों का बढ़ता उपयोग इस काल के व्यापार और वाणिज्य की गिरावट की ओर संकेत करता है। रानी कुमारदेवी और राजा चंद्रगुप्त प्रथम की एक गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा। शिलालेख। शिलालेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है। शिलालेख मुहरों, तांबे की प्लेटों, मंदिर की दीवारों, लकड़ी के टुकड़ों, पत्थर के खंभों, चट्टान की सतहों, ईंटों या चित्रों पर उकेरे गए हैं। प्राचीनतम शिलालेखों पर अंकित लिपि लगभग 2500 BCE की हड़प्पा लिपि है, जो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख पढ़े गए। ये शिलालेख पूरे उपमहाद्वीप में चट्टान की सतह और पत्थर के स्तंभों पर पाए गए हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने का श्रेय 1837 में जेम्स प्रिंसेप को जाता है। वे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सिविल सेवक थे। अशोक के अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी व खरोष्ठी लिपि में हैं। अशोक के शिलालेखों की लिपि काफ़ी विकसित है। यह माना जाता है कि लेखन कार्य उससे पहले के काल में भी किया जाता होगा। श्रीलंका में अनुराधापुरा की खुदाई में छोटे लेखों वाले बर्तन के ठीकरे मिले हैं, जिसे 4वीं शताब्दी BCE यानी मौर्य काल के पूर्व का माना जा सकता है। संस्कृत का पहला शिलालेख लगभग 1वीं शताब्दी BCE का मिलता है। प्राकृत और संस्कृत के मिश्रण वाला प्रारंभिक अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी CE में मिलता है, जिसका स्थान बाद में शाही अभिलेखों की भाषा के रूप में संस्कृत ने ले लिया। अभिलेख विभिन्न प्रकार के थे। अशोक के शिलालेख राजकीय आदेश थे, जो सामान्य रूप से अधिकारियों या लोगों को संबोधित थे व सामाजिक, धार्मिक और प्रशासनिक मामलों से संबंधित थे। अशोक का लुम्बिनी स्तंभलेख एक स्मारक शिलालेख है, क्योंकि अशोक द्वारा की गई बुद्ध के जन्मस्थान की यात्रा को दर्ज करता है। फिर सती स्टोन्स तथा नायक हीरो स्टोन्स के स्मारक मिले, जिनमें से कुछ पर अभिलेख मिलते हैं। मंदिर के निर्माण को रिकॉर्ड करने वाले दान अभिलेख सैकड़ों की संख्या में प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में दक्कन और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। इनके अलावा हमारे पास ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण राजकीय भूमि अनुदानों के कई हजार अभिलेख मिलते हैं। ये दान के दस्तावेज हैं, जो ब्राह्मणों और अन्य लाभार्थियों को दिए गए भूमि और अन्य वस्तुओं के अनुदान रिकॉर्ड करते हैं। शिलालेख जो उनके संरक्षकों की प्रशंसा में लिखे गए हैं, एक प्रशस्ति के साथ शुरू होते हैं। उदाहरण हेतु प्रथम शताब्दी BCE से प्रथम शताब्दी CE के कलिंग, ओडिशा के राजा खारवेल के हाथी गुम्फा शिलालेख और गुप्त राजा समुद्रगुप्त के प्रयागराज, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हैं। कुछ शिलालेख बांध, जलाशय, टैंक तथा धर्मार्थ भोजन घर आदि के निर्माण को रिकॉर्ड करते हैं। शक शासक रुद्रदमन के जूनागढ़, गिरनार शिलालेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन झील नामक एक जलाशय के निर्माण का रिकॉर्ड है। अशोक के शासनकाल में इसे पूर्ण किया गया और लगभग 2वीं शताब्दी BCE
में इसकी मरम्मत की गई। इस तरह विभिन्न प्रकार के शिलालेखों के अलावा हम विविध प्रकारों जैसे भित्तिचित्र, धार्मिक सूत्र और मुहरों पर लेखन कार्य पाते हैं। अभिलेख राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास का एक अच्छा स्रोत हैं। वे इतिहासकारों के लिए मूल्यवान हैं क्योंकि वे हमें समकालीन घटनाओं और आम लोगों के बारे में बताते हैं। उनका प्रसार राजा के विस्तार क्षेत्र के बारे में बताता है। कई शिलालेखों में वंशावली विवरण और कभी-कभी उन राजाओं के नाम भी शामिल होते हैं जो मुख्य वंशावली में छूट गए हैं। पल्लव, चालुक्य और चोल काल के भूमि अनुदान हमें समकालीन राजस्व प्रणालियों, कृषि विवरण और राजनीतिक संरचनाओं की जानकारी प्रदान करते हैं। शिलालेखों के कई अन्य उपयोग भी हैं। उदाहरण के लिए, वे हमें मूर्तियों की तिथियों के बारे में बताते हैं। वे हमें विलुप्त होने वाले धार्मिक संप्रदायों के बारे में बताते हैं। वे हमें आजीवक पंथ, ऐतिहासिक भूगोल, मूर्तिकला का इतिहास, कला और वास्तुकला, साहित्य और भाषाओं का इतिहास और यहाँ तक कि संगीत जैसी कला के बारे में भी जानकारी देते हैं। वे साहित्यिक ग्रंथों की तुलना में अधिक विश्वसनीय हैं क्योंकि वे हमेशा धार्मिक नहीं होते हैं। 1.5.3 विदेशी वृत्तांत। कई आगंतुक, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों, उपनिवेशिकों, सैनिकों तथा राजदूतों के रूप में भारत आए। उन्होंने जिन जगहों और वस्तुओं को देखा, उन पर अपना विवरण दिया। यदि इनका ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाए तो ये लेख बहुत सारी ऐतिहासिक जानकारी देते हैं। यूनानी लेखक सेंड्रोकोट्टस का उल्लेख करते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे एक युवा के रूप में सिकंदर से मिले थे। 18वीं शताब्दी में विलियम जोन्स ने सेंड्रोकोट्टस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना जो मौर्य कालक्रम का आधार बना। सेल्यूकस के दूत मेगस्थनीज ने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने ठहरने का विवरण दिया है। हालांकि यह पाठ अब मौजूद नहीं है, लेकिन बाद के लेखक इसके कुछ भागों का उल्लेख करते हैं जिससे मौर्य काल की प्रशासनिक संरचना, सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों का पुनर्निर्माण संभव हो पाया। ग्रीक और रोमन यात्रियों के विवरण प्रारंभिक भारत में हिंद महासागर के व्यापार के बारे में उपयुक्त जानकारी देते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी और टॉलेमी का जियोग्राफी। ग्रीक में लिखे गए दोनों ग्रंथ भारत के भूगोल और प्राचीन व्यापार के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी द एल्डर के शुरुआती यूनानी और लैटिन विवरणों में हमें भारतीय समुद्री व्यापार के बारे में पता चलता है। चीनी यात्रियों ने समय समय पर भारत का दौरा किया। ये बौद्ध तीर्थयात्री के रूप में यहाँ आए थे और इसलिए उनके विवरणों में बौद्ध धर्म के प्रति झुकाव दिखाई देता है। उन्होंने कई पवित्र स्थानों और बौद्ध मंदिरों का दौरा किया। फाह्यान ने 399-414 सीई के बीच भारत की यात्रा की, लेकिन उसकी यात्रा उत्तर भारत तक ही सीमित थी। वेन सांग ने 639 सीई में ही अपना घर छोड़ दिया और भारत में 10 साल तक रहा। फाह्यान ने गुप्त और हवन सांग ने हर्षवर्धन के समय के राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया। बाद के समय में कुछ अरब यात्रियों ने भी भारत के बारे में अपने विवरण दिए। इन अरब विद्वानों में सबसे प्रसिद्ध अबू रेहान थे, जिन्हें हम अल बरूनी के रूप में जानते हैं। वे खिव, आधुनिक तुर्कमेनिस्तान के क्षेत्र के थे। भारत के लोगों के बारे में जानने के लिए उन्होंने भारतीय ग्रंथों को उनकी मूल भाषा में अध्ययन किया। उनकी रचना तहकीक-ए-हिंद वास्तव में एक विश्वकोश है। इसमें भारतीय लिपियों, विज्ञान, भूगोल, ज्योतिष, खगोल विज्ञान, दर्शन, साहित्य, विश्वास, रीति रिवाजों, धर्मों, त्योहारों, अनुष्ठानों, सामाजिक मानदंडों और कानूनों जैसे विषयों को शामिल किया गया है। अल बरूनी की रचना 11वीं शताब्दी के भारत के लिए एक मूल्यवान ऐतिहासिक स्रोत हैं। उन्होंने पहली बार गुप्त संवत के शुरुआती वर्ष की पहचान कराई। अरब और भारत के लोग समुद्री व्यापार करते थे। अरब यात्रियों जैसे सुलेमान के विवरण में भारत का उल्लेख मिलता है। 1.6 सारांश। उत्तर में हिमालय और दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व में महासागर उपमहाद्वीप के पृथक होने का एक सतही दृश्य बनाते हैं। इन सीमाओं पर सांस्कृतिक प्रभावों का आदान प्रदान हुआ है और पश्चिम
पश्चिम एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ समुद्री संपर्क बनाए गए हैं। आंतरिक रूप से यहाँ तक कि मध्य भारत के बिहार कठिन इलाकों ने वास्तव में देश के विभिन्न क्षेत्रों के बीच विचारों और प्रभावों की आवाजाही को बाधित नहीं किया है। बेशक भूगोल और पर्यावरण ऐतिहासिक विकास को काफी प्रभावित करते हैं, फिर भी वे इसे पूरी तरह से निर्धारित नहीं करते। अगर कोई यह समझना चाहता है कि मनुष्यों और उनके पर्यावरण के बीच पारस्परिक आदान प्रदान कैसे होता है, तब पारिस्थितिकी एक उपयोगी अवधारणा है। अभिलेख हमें ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। ये घटनाएं एक विशिष्ट समय और स्थान पर घटित हुई। हालांकि शिलालेख और साहित्यिक ग्रंथ ज्यादातर कुलीनों, राजाओं, ब्राह्मणों, दरबारी कवियों आदि की आवाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पुरातात्विक स्रोत बचाव में आते हैं। वे आम लोगों की भावनाओं को प्रकट करने में सक्षम है। उत्खनन विशेष रूप से एक उपयोगी स्रोत है। फिर भी हमें साहित्यिक साक्ष्य के साथ पुरातात्विक साक्ष्य का अध्ययन करने की आवश्यकता है। कई बार अगर हम सबूतों की इन दो श्रेणियों को साथ लेकर चले तो हम पाते हैं कि प्रत्येक दूसरे को सही और पुष्ट करता है और एक अधिक संपूर्ण तस्वीर बन पाती हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।